मुंबई की चमचमाती सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन रॉय कपूर ग्लोबल ग्रुप के मुख्यालय में काम अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। शहर की सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाने वाली 60 मंजिला कांच की उस इमारत के शीर्ष पर बने विशाल केबिन में बैठा एक शख्स पूरे व्यापारिक जगत की दिशा बदलने की क्षमता रखता था। उसका नाम था रणबीर राय कपूर। बिजनेस की दुनिया में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। लोग उसे व्यापार जगत का बेताज बादशाह कहते थे। रियल इस्टेट, होटल्स, टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दर्जनों बड़ी कंपनियां उसके साम्राज्य का हिस्सा थीं। उसकी एक मीटिंग करोड़ों का मुनाफा तय कर देती थी और उसकी एक घोषणा से शेयर बाजार में हलचल मच जाती थी। लेकिन रणबीर की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका व्यक्तित्व था। वो दोस्तों का दोस्त था और दुश्मनों का दुश्मन। उसके अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं थी। वो अपने कर्मचारियों से भी उतनी ही इज्जत से बात करता था जितनी किसी बड़े निवेशक से करता था। लेकिन अगर कोई उसके सामने झूठा रुतबा दिखाने की कोशिश करता या एटीट्यूड में बात करता तो रणबीर उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत आत्मविश्वास रहता था, ऐसा आत्मविश्वास जो सफलता से नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसे से पैदा होता है। उस समय वो अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा हुआ था। कमरे में मौजूद बड़े बड़े अधिकारी स्क्रीन पर चलते आंकड़ों को देख रहे थे और हर कोई उसकी राय का इंतजार कर रहा था। रणबीर ने कुछ मिनट तक सभी रिपोर्ट्स ध्यान से देखी, फिर अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, रिस्क से डर कर कोई साम्राज्य नहीं बनता, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क साम्राज्य को मिटा भी सकता है। प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा मगर हमारी शर्तों पर। उसके इतना कहते ही कमरे में बैठे सभी अधिकारियों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। उधर उसी समय मुंबई में सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधेपुर में जिंदगी बिल्कुल अलग रफ्तार से चल रही थी। वहां ना गगनचुंबी इमारतें थी और ना करोड़ों की डील्स की चर्चा। वहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट, खेतों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू से होती थी। गांव में बीचों बीच एक पुराना मगर बेहद साफ सुथरा घर था जिसके आंगन में तुलसी का चौरा बना हुआ था। उसी आंगन में चारपाई पर बैठी थी कमला देवी। उम्र ने उनके बालों को सफ़ेद जरूर कर दिया था मगर उनके चेहरे की ममता आज भी वैसी ही थी। उनके सामने बैठी उनकी पोती अनुराधा उनके बालों में तेल लगा रही थी। अनुराधा की उम्र लगभग 20 साल की थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और सादगी से भरी खूबसूरती। वो उन लड़कियों में से थी जिनकी सुंदरता बनावटी सजावट से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से झलकती है। गांव का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे पसंद ना करता हो। वो सभी की मदद करती थी, बड़ों का सम्मान करती थी और अपनी दादी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसके माता पिता राजेश और पूजा की कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। उस दिन के बाद से कमला देवी ही उसकी माँ, पिता और पूरी दुनिया बन गई थी। अनुराधा भी अपनी दादी को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मानती थी। उस दिन पूरे गांव में उत्साह का माहौल था क्योंकि पास ही के एक बड़े घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। रंग बिरंगी झालरों से घर सजाए जा रहे थे, ढोलक की थाप पर औरतें गीत गा रही थी और बच्चे इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। कमला देवी की खुशी की एक और वजह थी। उनकी बचपन की सबसे प्रिय सहेली सावित्री देवी राय कपूर शादी में आने वाली थी। सावित्री देवी और कमला देवी की दोस्ती लगभग 60 साल पुरानी थी। दोनों ने एक साथ बचपन बिताया था, एक साथ सपने देखे थे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रही थी। समय के साथ उनकी राहें अलग हो गई। कमला देवी गांव में रह गई जबकि सावित्री देवी एक बड़े उद्योगपति परिवार का हिस्सा बन गई। लेकिन दूरी कभी उनकी दोस्ती को कम नहीं कर सकी। 2 दिन बाद जब गांव की सड़क पर महंगी गाड़ियों का लंबा काफिला दिखाई दिया तो पूरा गांव देखने के लिए निकल आया। उन्हीं गाड़ियों में से एक से सावित्री देवी उतरी। उम्र उनके चेहरे पर भी साफ दिखाई देती थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा थी कि हर कोई सम्मान से सिर झुका ले। जैसे ही उनकी नज़र कमला देवी पर पड़ी, दोनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ बढ़ीं और गले लग गईं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने बरसों की यादें एक ही पल में जीवंत हो उठी थी। उसी दौरान सावित्री देवी की नज़र अनुराधा पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा,
ये कौन है? कमला देवी का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने अनुराधा का हाथ पकड़कर कहा, मेरी पोती, मेरी पूरी दुनिया। सावित्री देवी ने अनुराधा को ध्यान से देखा। लड़की की आंखों में शालीनता थी और उसके व्यवहार में वो संस्कार थे जो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। अगले 2 दिन शादी की तैयारियों में बीत गए। हर तरफ खुशियाँ थी, हंसी थी, संगीत था और उत्साह था। लेकिन जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। शादी वाले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। कमला देवी मेहमानों से मिल रही थी और अनुराधा सभी व्यवस्थाएं संभाल रही थी। तभी अचानक कमला देवी को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों में पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अनुराधा रोते हुए उनके साथ दौड़ी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही तय कर चुकी थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और धीमी आवाज़ में बताया कि कमला देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही अनुराधा की दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई। उसके माता पिता पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी दादी भी चली गई थी। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसुओं में केवल दुख नहीं था, बल्कि वो डर भी था जो किसी अपने के चले जाने के बाद भविष्य को देखकर पैदा होता है। अगले दिन पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार में गांव का हर व्यक्ति मौजूद था। सावित्री देवी भी अपनी सहेली को अंतिम विदाई देते समय खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी नज़र बार बार अनुराधा पर जा रही थी, जो एक कोने में बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसके आसपास लोग थे, लेकिन अपना कोई नहीं था। कुछ रिश्तेदार जिम्मेदारी लेने के बजाय संपत्ति और भविष्य की बातें कर रहे थे। ये सब देखकर सावित्री देवी का दिल भर आया। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो सकी। उनकी आंखों के सामने बार बार अपनी सहेली का चेहरा और अनुराधा की सूनी आंखें घूम रही थी। अगली सुबह उन्होंने अनुराधा को अपने पास बुलाया। अनुराधा चुपचाप उनके सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री देवी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, अब क्या सोच रही हो बेटा? ये सुनते ही अनुराधा की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता दादी, अब मेरा कोई नहीं है। सावित्री देवी का दिल भर आया। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? आज से तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। मेरी सहेली की पोती मेरे रहते हुए कभी बेसहारा नहीं रहेगी। ये सुनते ही अनुराधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे घने अंधेरे में किसी ने उसके लिए एक दीपक जला दिया हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस घर में जाने वाली है वहाँ उसका सामना जल्द ही उस इंसान से होने वाला है जिसका नाम पूरे देश की व्यापारिक दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता था, रणबीर राय कपूर। कमला देवी के 13वीं के बाद जब सावित्री देवी ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो अनुराधा को अपने साथ मुंबई लेकर जाएंगी, तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनुराधा थक कर अपने कमरे में सो गई थी, लेकिन सावित्री देवी की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी नज़रें बार बार अपनी सहेली कमला देवी की तस्वीर पर जा रही थी। आखिर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और रणबीर को कॉल लगा दिया। उस समय मुंबई में रात ज़रूर थी, लेकिन राय कपूर ग्लोबल के हेड ऑफिस में अभी भी रोशनी जगमगा रही थी। रणबीर एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा हुआ था। उसके सामने कई विदेशी निवेशक और कंपनी के बड़े अधिकारी मौजूद थे। तभी उसकी स्क्रीन पर दादी माँ फ्लैश हुआ। रणबीर ने बिना एक सेकंड गवाए कॉल रिसीव कर लिया। जी दादी माँ। उसकी आवाज़ में वही सम्मान था जो हमेशा होता था। उधर सावित्री देवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। रणबीर उस वक्त मीटिंग की रिपोर्ट्स भी देख रहा था, इसलिए पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा था। जी दादी माँ बोलिए। सावित्री देवी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मैं घर पर किसी को लेकर आना चाहती हूँ, वो मेरी सहेली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रणबीर ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, दादी माँ ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो घर जितना मेरा है उससे कहीं ज़्यादा आपका है। आप जिसे चाहें अपने साथ अपने घर में ला सकती हैं। इसके लिए आपको मुझसे इजाज़त लेने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। सावित्री देवी की आंखों में स्नेह उतर आया। ठीक है बेटा, फिर उन्होंने कहा,
मैं तुम्हें एक फ़ोटो और डिटेल्स भेज देती हूँ, एक टिकट भी करवानी है। रणबीर ने सामने रखी फाइल पर साइन करते हुए कहा। दादी माँ, आप मुझे नहीं, अमन को भेज दीजिए, वो सारी व्यवस्था कर देगा। और हाँ, जल्दी आइएगा, आपके बिना घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कल पहुंच जाऊंगी बेटा, आई विल बी वेटिंग दादी माँ। इतना कहकर रणबीर वापस अपनी मीटिंग में व्यस्त हो गया। उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि सावित्री देवी किसे साथ ला रही हैं। उसे अपनी दादी पर इतना भरोसा था कि उसने कभी उनके फैसलों पर सवाल करना सीखा ही नहीं था। कॉल खत्म होते ही सावित्री देवी ने अनुराधा की एक तस्वीर, उसका नाम और बाकी जानकारी अमन को भेज दी। दूसरी तरफ मुंबई में मीटिंग खत्म होते ही रणबीर अपने केबिन से बाहर निकला। रात के लगभग 11 बज चुके थे। तभी उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट अमन को बुलाया। अमन कई सालों से उसके साथ था और सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि उसका भरोसेमंद दोस्त भी था। अमन, रणबीर ने चलते हुए कहा। यस सर। दादी माँ अपनी एक सहेली को लेकर आ रही हैं। उन्होंने किसी की टिकट के लिए तुम्हें डिटेल्स भेजी है। सुबह तक सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए। जी सर। अमन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सावित्री देवी का मैसेज खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी, उसके कदम अचानक रुक गए। स्क्रीन पर किसी बुजुर्ग महिला की नहीं बल्कि एक बेहद मासूम और खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर बिना किसी बनावट के सादगी और ऐसी मासूमियत जो पहली नज़र में ही ध्यान खींच ले। अमन कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखता रह गया। फिर वो लगभग दौड़ता हुआ रणबीर के पीछे पहुंचा। सर। रणबीर चलते चलते रुक गया। क्या हुआ? अमन ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया लेकिन खुद ही रुक गया। सर, वो दादी माँ ने जो फ़ोटो भेजी है वो उनकी सहेली की नहीं लग। रणबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में टोक दिया। तुम्हें टिकट करवानी है या जासूसी करनी है? अमन एकदम से चुप हो गया। रणबीर ने बिना फ़ोन देखे कहा, दादी माँ ने जिसकी भी टिकट कराने को कहा है करा दो। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे कल दादी माँ घर पर चाहिए। उनके बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अमन ने तुरंत सिर हिला दिया। जी सर। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकला, उसकी नज़र एक बार फिर तस्वीर पर गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सहेली तो बिल्कुल नहीं है, वो बुदबुदाया और फिर सारी यात्रा की व्यवस्था करने में लग गया। उधर गांव में अनुराधा को अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसकी तस्वीर किसी के फ़ोन तक पहुंच चुकी है। वो अपने कमरे में बैठी कमला देवी की पुरानी साड़ी को सीने से लगाए रो रही थी। उसे ये तक नहीं पता था कि अगले 24 घंटे में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आखिर वो दिन भी आ गया जब अनुराधा को सावित्री देवी के साथ मुंबई के लिए निकलना था। सुबह का समय था। पूरा गांव जैसे उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया था। अनुराधा अपने छोटे से घर के आंगन में खड़ी बार बार हर चीज़ को देख रही थी। वो तुलसी का पौधा, वो पुरानी चारपाई जिस पर उसकी शादी बैठा करती थी, वो आम का पेड़ जिसके नीचे वो बचपन में खेलती थी, वो मिट्टी का आंगन जहाँ उसकी अनगिनत यादें बसी हुई थी। उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। वो जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन ये बदलाव उसे खुश करने से ज़्यादा डरा रहा था। सावित्री देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। गांव की कच्ची सड़कें धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और अनुराधा खिड़की से सिर टिकाकर सब कुछ देखती रही। वो पहली बार अपने गांव से इतनी दूर जा रही थी। रास्ते में जब उन्होंने बड़े शहरों को पार किया तो अनुराधा की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। कभी वो सड़क पर भागती गाड़ियों को देखती, कभी बड़े बड़े पुलों को, कभी चमचमाती दुकानों को। कई बार तो वो बच्चों की तरह खिड़की से आधा बाहर झांकने लगती और फिर खुद ही झेप कर वापस बैठ जाती। सावित्री देवी उसकी हर हरकत देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये लड़की उम्र में भले ही 20 साल की हो, लेकिन उसके भीतर आज भी एक मासूम बच्ची रहती है। शाम होते होते वे एयरपोर्ट पहुँचे। अनुराधा ने इससे पहले कभी हवाई जहाज़ तो दूर एयरपोर्ट भी नहीं देखा था। जैसे ही वो अंदर पहुँची, उसकी आंखें गोल हो गई। वो कभी ऊपर चमकती लाइट्स को देखती, कभी चलते हुए एक्सलेटर को, कभी शीशे की दीवारों को। एक बार तो वो एक्सलेटर को देखकर डर ही गई और सावित्री देवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादी, ये सीढ़ी अपने आप कैसे चल रही है? उसने बिल्कुल गंभीर होकर पूछा। तो सावित्री देवी हंस पड़ी।
अनुराधा ने पहले तो समझा कि शायद उसने कोई बेवकूफ़ी वाली बात पूछ ली हो, फिर खुद भी हल्का सा मुस्कुरा दी। अब वो पहली बार हवाई जहाज़ में बैठी तो खिड़की वाली सीट से बाहर झांकती रही। जहाज़ ने उड़ान भरी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबरा कर सावित्री देवी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब बादल खिड़की के बाहर दिखाई देने लगे तो उसका डर उत्साह में बदल गया। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बार बार बाहर देख रही थी। दादी, हम सच में बादलों के ऊपर आ गए हैं क्या? उसके चेहरे पर ऐसा आश्चर्य था जैसे उसने कोई जादू देख लिया हो। सावित्री देवी को बरसों बाद किसी को इतनी सच्ची खुशी से मुस्कुराते हुए देखने का मौका मिला था। कई घंटों बाद जब विमान मुंबई पहुंचा और अनुराधा बाहर निकली तो उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से फैल गई। जहां तक नज़र जाती थी वहां रोशनी ही रोशनी थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, हर तरफ भागती गाड़ियां और लोगों की भीड़। उसने पहले केवल फिल्मों में ऐसा शहर देखा था, वास्तविकता में ये सब उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और चमकदार था। वो गाड़ी की खिड़की से चिपक कर बाहर देखती रही। हर कुछ मिनट बाद उसके मुंह से कोई ना कोई हैरानी भरी बात निकल जाती। दादी, इतनी ऊंची बिल्डिंग में लोग रहते कैसे होंगे? कभी वो पूछती। दादी, अगर कोई ऊपर से नीचे देखे तो चक्कर नहीं आ जाता होगा? कभी वो बिल्कुल गंभीरता से कहती। उसकी बातें सुनकर साथ बैठे ड्राइवर तक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। करीब 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी शहर के सबसे पॉश इलाके में पहुंची। सामने एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया जिस पर सुनहरे अक्षरों में राय कपूर मेंशन लिखा हुआ था। गेट खुला और गाड़ी अंदर चली गई। अनुराधा की आंखें फिर से बड़ी हो गई। अंदर किसी महल जैसा दृश्य था। दोनों तरफ दूर तक फैले खूबसूरत बगीचे, बीच में फव्वारे, विदेशी फूलों की कतारें और लंबा रास्ता जो सीधे एक विशाल हवेली तक जाता था। वो कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाई। जब गाड़ी आखिरकार हवेली के सामने रुकी तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके सामने खड़ी इमारत किसी फिल्म के महल जैसी लग रही थी। सफ़ेद संगमरमर से बनी वो हवेली रोशनी में चमक रही थी। इतने बड़े घर की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो धीरे धीरे गाड़ी से उतरी और गर्दन ऊपर उठाकर पूरी बिल्डिंग देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन ही दुख जाएगी, लेकिन बिल्डिंग खत्म नहीं होगी। हे भगवान, उसके मुंह से अपने आप निकला। इसमें कितने लोग रहते होंगे? सावित्री देवी उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। अनुराधा अभी भी हवेली को ऐसे देख रही थी जैसे किसी दूसरे दुनिया में आ गई हो। अंदर पहुंचने के बाद तो उसकी हैरानी और बढ़ गई। चमकते झूमर, संगमरमर की फर्श, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, चौड़ी सीढ़ियों और चारों तरफ फैली शाही भव्यता देखकर वो एक जगह खड़ी रह गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले क्या देखे। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी। कुछ नौकर उसका सामान लेकर जा रहे थे क्योंकि वो उन पर ध्यान देने के बजाय छत से लटकते विशाल झूमर को देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं इतनी बड़ी चीज़ गिर ना जाए। तभी सावित्री देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। क्या हुआ? सावित्री देवी ने मुस्कुराकर पूछा। अनुराधा ने धीरे से कहा, दादी, ये घर है या राजा महाराजाओं का महल? सावित्री देवी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। अनुराधा को ऊपर उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। गांव में उसका पूरा घर शायद इस कमरे से छोटा हो। बड़े बड़े खिड़कियां, मुलायम बिस्तर, खूबसूरत फर्नीचर, अलग ड्रेसिंग एरिया और बालकनी से दिखाई देता पूरा शहर। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और बिस्तर को हाथ लगाकर देखने लगी जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब सच है। फिर वो बालकनी में पहुंची और सामने फैले मुंबई शहर को देखने लगी। हजारों रोशनियां दूर तक चमक रही थी। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी चमक लौट आई थी। कमला देवी की यादें अब भी उसके दिल में थी। दर्द अब भी था, लेकिन इस नई दुनिया ने उसके भीतर जिज्ञासा भी जगा दी थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी कितनी बदलने वाली है। उसे यह भी नहीं पता था कि इस विशाल मेंशन का असली मालिक वो शख्स जिसका नाम देश की व्यापारिक दुनिया में सम्मान और ताकत का प्रतीक माना जाता था, अभी तक उससे मिला भी नहीं था। फिलहाल अनुराधा अपनी बालकनी में खड़ी मुंबई की रोशनियों को देख रही थी और उसके मासूम दिल में एक साथ 100 सवाल घूम रहे थे, जबकि किस्मत चुपचाप उसे उस मुलाकात की ओर ले जा रही थी जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी।
अनुराधा अभी भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी दूर तक फैली मुंबई की चमकती रोशनियों को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी अब भी कम नहीं हुई थी। कभी वो नीचे सड़क पर रेंगती हुई गाड़ियों की कतारों को देखती, कभी सामने आसमान को छूती इमारतों को। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सचमुच उसी दुनिया में खड़ी है जहाँ कुछ घंटे पहले तक पहुँचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अनुराधा तुरंत पलटी, दरवाज़ा खुला और एक सर्वेंट अंदर आई। उसने विनम्रता से कहा, मैडम, दादी माँ आपको नीचे बुला रही हैं। अनुराधा एक पल के लिए घबरा गई। उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े घर में कैसे रहना है। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे धीरे सर्वेंट के पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर बाद वो नीचे पहुंची। विशाल डाइनिंग एरिया की चमक देखकर उसके कदम एक बार फिर धीमे पड़ गए। बीच में रखी लंबी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह की चीज़ें सजी हुई थी। सावित्री देवी पहले से वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अनुराधा को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनुराधा धीरे धीरे उनके पास पहुंची और संकोच से बोली, जी दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? सावित्री देवी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, हाँ बेटा, शाम के 5 बज गए हैं। सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं है तुमने, थोड़ा बहुत खा लो। अनुराधा ने जैसे ही टेबल की तरफ देखा, उसकी आंखें एक बार फिर फैल गई। वहाँ अलग अलग तरह के सैंडविच, पेस्ट्री, कुकीज, फ्रूट टार्ट्स, चीज बॉल्स, गार्लिक ब्रेड, कटे हुए विदेशी फल, जूस और ना जाने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई थी जिनके नाम तक वो नहीं जानती थी। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप सब कुछ देखती रही। फिर उसके चेहरे पर उलझन उतर आई। वो धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पूरी टेबल देखने लगी, जैसे किसी बहुत जरूरी चीज़ की तलाश कर रही हो। सावित्री देवी उसकी हर हरकत देख रही थी। आखिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो? अनुराधा मासूमियत से बोली, दादी, दाल कहाँ है? सावित्री देवी एक पल के लिए चौंकी, फिर हंसी रोकने लगी। लेकिन अनुराधा पूरी गंभीरता से बोली, और चावल भी नहीं दिख रहे, सब्जी भी नहीं है। आप सावित्री देवी की हंसी निकल गई। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थपथपाया और बोली, अरे मेरे बच्ची, ये खाना नहीं है। अनुराधा तुरंत बोली, तो फिर? ये स्नैक्स है बेटा, शाम को लोग हल्का फुल्का खाते हैं, रात को डिनर करेंगे तब दाल चावल रोटी सब्जी सब मिलेगा। अनुराधा ने फिर पूरी टेबल को देखा और धीरे से बोली, लेकिन दादी, लोग शाम को इतना सब कैसे खा लेते हैं? सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखा तो वो सचमुच परेशान दिखाई दे रही थी। वो एक एक प्लेट को ऐसे देख रही थी जैसे उसे किसी कठिन परीक्षा में बैठा दिया गया हो। इतना सारा चीज़ है, मैं क्या क्या खाऊंगी? उसने बिल्कुल मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े कई सर्वेंट्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सावित्री देवी का दिल उस पल जैसे पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर अनुराधा के गाल पर अपना हाथ रख दिया और बेहद प्यार से बोली, मेरी बच्ची को जो पसंद होगा वो वही खाएगी। किसी ने तुमसे ये थोड़ी कहा है कि ये सब कुछ खत्म करना है। अनुराधा ने फिर टेबल की तरफ देखा, लेकिन मुझे तो इनमें से आधी चीज़ों का नाम भी नहीं पता, वो धीरे से बुदबुदाई। सावित्री देवी मुस्कुरा उठी, तो फिर आज सीख जाओ। इतना कहकर उन्होंने एक प्लेट उठाई और उसमें कुछ चीज़ें रखनी शुरू कर दी। लेकिन अनुराधा ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं दादी, पहले आप बताइए ये क्या है? उसने एक गोल से चीज़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये चीज़ बॉल है, और ये पेस्ट्री, और ये सैंडविच। कुछ ही देर में अनुराधा छोटे बच्चे की तरह एक एक चीज़ के बारे में पूछने लगी और सावित्री देवी उसे धैर्य से सब समझाती रहीं। पहली बार पूरे दिन में अनुराधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। सावित्री देवी उसे देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। पिछले कई दिनों से उन्होंने उसकी आंखों में केवल दर्द देखा था, लेकिन आज उनमें थोड़ी जिज्ञासा और थोड़ी चमक भी दिखाई दे रही थी। आखिर बहुत सोच विचार करने के बाद अनुराधा ने एक छोटा सा सैंडविच उठाया और उसे ऐसे देखने लगी जैसे कोई बहुत अनोखी चीज़ हो। फिर उसने धीरे से एक बाइट ली। कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर उसकी आंखें चमक उठी। दादी, वो उत्साहित होकर बोली, इसमें तो सब्जी भी है। सावित्री देवी हंस पड़ी। हाँ बेटा, इसमें भी सब्जी होती है। अनुराधा जी ने
हाँ बेटा, इसमें भी सब्जी होती है। अनुराधा ने तुरंत दूसरा बाइट लिया और अब उसके चेहरे पर सचमुच खुशी दिखाई देने लगी। सावित्री देवी उसे खाते हुए देख रही थी और उनके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे बरसों बाद उन्हें कोई खोया हुआ अपना मिल गया हो। उस विशाल हवेली में जहाँ हर चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उस पल सबसे खूबसूरत दृश्य कोई महंगा झूमर या संगमरमर की दीवार नहीं थी, बल्कि एक मासूम लड़की की वह छोटी सी मुस्कान थी जो धीरे धीरे फिर से जीना सीख रही थी। सैंडविच का आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद अनुराधा अभी भी टेबल पर रखी अलग अलग चीज़ों को कौतूहल से देख रही थी। कभी उसकी नज़र रंग बिरंगे फलों पर जाती, कभी किसी ऐसी डिश पर जिसका नाम तक उसने पहले कभी नहीं सुना था। सावित्री देवी कुछ देर तक उसकी मासूम हरकतों को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, चलो बेटा, अब थोड़ी देर आराम कर लो, रात को हम लोग साथ में डिनर करेंगे। अनुराधा ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उलझन उतर आई। उसने पूरे डाइनिंग हॉल में नज़र घुमाई और धीरे से बोली, दादी माँ, घर में तो बहुत सारे लोग होंगे ना? सावित्री देवी ने भौहें उठाई। क्यों? अनुराधा मासूमियत से बोली, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा कि हमारे गांव की आधी गली इसमें आ जाए, लेकिन अभी तक कोई आया ही नहीं है, बाहर भी कोई नहीं दिखा। उसकी बात सुनकर सावित्री देवी हल्का सा हंस दी। उन्होंने आगे बढ़कर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और बोली, बेटा, इस घर में सिर्फ मैं और मेरा पोता रहते हैं। अनुराधा की आंखें गोल हो गई। बस? हाँ बस, इतने बड़े घर में? हाँ। अनुराधा कुछ सेकंड तक उन्हें घूरती रही, जैसे उसने दुनिया की सबसे अजीब बात सुन ली हो। फिर वो लगभग फुसफुसाई, दादी माँ, फिर आपने इतना बड़ा घर लिया है क्यों, जब इसमें कोई रहता ही नहीं है? सावित्री देवी इस बार खुलकर हंस पड़ी। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर इतनी सच्ची हंसी आई थी। उन्होंने आसपास खड़े स्टाफ की तरफ देखा और बोली, किसने कहा कोई नहीं रहता? अनुराधा ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, ये सब लोग हैं ना? उन्होंने पूरे स्टाफ की तरफ इशारा किया। यही मेरा परिवार है, इतने सालों से मेरे साथ है, सुख दुख सब में साथ खड़े रहे हैं। अनुराधा ने धीरे धीरे अपनी नज़र वहाँ खड़े लोगों पर घुमाई। कुछ सर्वेंट मुस्कुरा रहे थे, कुछ झेप गए थे। वो उन्हें ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार किसी को ध्यान से देख रही हो। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक छोटी सी मुस्कान भी आ गई थी। शायद उसे अच्छा लगा था कि कोई अपने साथ काम करने वालों को परिवार कह रहा था। तभी सावित्री देवी ने पास खड़ी एक सर्वेंट को आवाज़ दी, मीरा जी मैडम, अनुराधा को उसके कमरे तक छोड़ाओ और ध्यान रखना, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत पूरी होनी चाहिए। जी मैडम। अनुराधा उठी और सावित्री देवी की तरफ देखकर बोली, ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो मीरा के साथ ऊपर चली गई। कमरे तक पहुंचकर मीरा ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोली, मैडम, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अनुराधा तुरंत बोली, मैडम मत बोलो, मेरा नाम अनुराधा है। मीरा हंस दे, ठीक है अनुराधा जी। अनुराधा ने मुंह बना लिया। ये जी भी मत लगाओ। मीरा फिर मुस्कुरा दी। ठीक है। फिर उसने कमरे में रखी अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, और एक बात, आपको जो चीज़ समझ में ना आए उसे इस्तेमाल मत कीजिएगा, दादी माँ ने खास तौर पर कहा है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया, हाँ, मैं वैसे भी कुछ नहीं छूने वाली, यहाँ आधी चीज़ें तो मुझे मशीन जैसी लग रही हैं। मीरा हंसते हुए बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही अनुराधा ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे कमरों के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर पूरे कमरे को देखा। मुलायम बिस्तर, चमचमाती अलमारियाँ, बड़ी सी बालकनी, दीवार पर लगा विशाल टीवी, ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था। वो धीरे से बिस्तर पर बैठी और अगले ही पल उछलकर खड़ी हो गई। अरे बाप रे, उसके मुंह से निकला। बिस्तर इतना मुलायम था कि उसे लगा जैसे वो उसमें धंस जाएगी। कुछ देर तक वो बच्चों की तरह बिस्तर को हाथ से दबाकर देखती रही। फिर आखिरकार थकान उस पर हावी होने लगी। पिछले कई दिनों से दुख, सफ़र की थकान और नए माहौल की घबराहट ने उसे पूरी तरह थका दिया था। वो धीरे से लेटी और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। लगभग 1 घंटे बाद राय कपूर मेंशन के मुख्य द्वार पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर फुर्ती से बाहर निकला, लेकिन उससे पहले ही पीछे का दरवाज़ा खुल चुका था। लंबी कदकाठी वाला एक युवक बाहर उतरा।
उसके एक हाथ में कोट था और दूसरे हाथ में फ़ोन। वो किसी से गंभीर लहजे में बात कर रहा था। शाम की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बिखरे हुए हल्के भूरे बाल, तेज नैन नक्श, गहरी हरी आंखें, आत्मविश्वास से भरी चाल और ऐसा व्यक्तित्व जो बिना कुछ कहे भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। यही था रणबीर राय कपूर, बिजनेस की दुनिया का वो नाम जिसके एक फैसले से करोड़ों का खेल बदल जाता था। वो फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आया। नहीं, उस फाइल को कल सुबह मेरी टेबल पर चाहिए, बाकी बात हम कल करेंगे। इतना कहकर उसने कॉल ख़त्म कर दी। जैसे ही उसकी नज़र ड्राइंग रूम में बैठी सावित्री देवी पर पड़ी, उसके चेहरे पर मौजूद सारा बिजनेस वाला सख्त भाव एक पल में गायब हो गया। दादी माँ, वो लगभग बच्चे की तरह उनके पास पहुंचा। पहले झुककर उनके पैर छुए और फिर उन्हें गले से लगा लिया। सावित्री देवी के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान फैल गई। आगे मेरे बच्चा, हाँ, और बहुत भूखा भी हूँ, राजवीर ने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल से लौटकर अपनी माँ से शिकायत करता है। सावित्री देवी कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बोला, दादी माँ, जल्दी से मेरे लिए मखाने की खीर बना दीजिए। बहुत दिन हो गए आपके हाथों की मखाने की खीर खाए हुए। आज बहुत मन कर रहा है और डिनर भी लगवा दीजिएगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सावित्री देवी उसके चेहरे को देखती रह गईं। वो उन्हें अनुराधा के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन रणबीर इतनी तेजी से बोल रहा था कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल वो अपना कोट कंधे पर डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में उसकी लंबी परछाई ऊपर की मंजिल से गायब हो गई। सावित्री देवी उसे जाते हुए देखती रहीं और फिर उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब सावित्री देवी किचन की तरफ चली गई थी। उन्होंने खुद अपने हाथों से रणबीर के लिए मखाने की खीर बनाने की ठान ली थी। पूरे घर में हल्की हल्की खुशबू फैलने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ अनुराधा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। पहले तो उसे कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने इधर उधर देखा, फिर उसे याद आया कि वो मुंबई में है और इस विशाल हवेली में रह रही है। तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना था। वो तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और कमरे में इधर उधर देखने लगी। अरे बाप रे, अब जाऊँ कहाँ? उसने खुद से कहा। गांव में तो सब कुछ सीधा साधा था, लेकिन यहाँ उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कमरे से अटैच बाथरूम तो था, लेकिन उसे कैसे पता चलता? उसने तो इतना बड़ा कमरा ही पहली बार देखा था। इसलिए उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। नीचे आकर किसी से पूछ लेती हूँ, वो बुदबुदाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसी समय दूसरी तरफ से रणबीर भी अपने कमरे से निकलकर नीचे आ रहा था। वो फ्रेश हो चुका था, एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में फ़ोन था। उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर थी, जहां वो किसी ज़रूरी मेल को पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सामने से कोई आ रहा है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से टकरा गए। हाय दैया, अनुराधा जोर से चिल्लाई और अपना माथा पकड़ लिया। रणबीर भी एकदम रुक गया। अनुराधा अपने सिर को सहलाते हुए बोली, आपने ये क्या किया? इतना तेज कोई टकराता है क्या? मुझे चोट लग गई। रणबीर की नज़र पहली बार उसके चेहरे पर पड़ी और वो कुछ सेकंड के लिए सचमुच वहीं ठहर गया, उसके चेहरे को देखता ही रह गया। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कल का पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कल का पार्ट आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।